आज की प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है और एक चीज़ मैं कहूँगा, अगर आवाज़ आपको सुनाई देने में अगर दिक्कत दे रही है, आवाज़ सही साफ़ नहीं आ रही है, तो ईयरफ़ोन या हेडफ़ोन का यूज़ ज़रूर करें। तो पहला क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। व्यवसाय में संभावित हानियों का आयोजन पूर्व में ही कर लेना चाहिए, ऐसी परंपरा है। अब ऐसी कौन-सी परंपरा है इसमें से? तो ये ऐसी परंपरा तो रूढ़िवादी ही परंपरा है। राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन भी आपको यहाँ दिखाई दे ही रहा है पूरा। वह लेखांकन अवधारणा जहाँ व्यवसाय इसके स्वामी से अलग अस्तित्व रखता है। तो राइट आंसर जो इसका होगा वो होगा व्यावसायिक अस्तित्व की अवधारणा। और एक चीज़ बता दूं, हर प्रैक्टिस सेट में आपने देखा होगा कि लगभग 80-90 क्वेश्चन तक बहुत इजी से होते हैं और उससे आगे को टिपिकल होते चले जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, बीच बीच में भी टिपिकल वाले क्वेश्चन होंगे। द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित लेन देनों के लिखने की प्रणाली को कहा जाता है। अब द्विपक्षीय अवधारणा की यहाँ पर बात आ गई है, तो द्विपक्षीय अवधारणा दोहरा लेखा प्रणाली ही होती है। राइट आंसर हमारा ए हो चुका है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है और वो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चालू संपत्ति में शामिल नहीं किया जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पर हमारे पास है ख्याति, क्योंकि ख्याति जो है वो स्थायी संपत्ति होती है और यहाँ पूछा गया है चालू संपत्ति, तो यहाँ ख्याति जो है वो स्थायी संपत्ति है, इसलिए राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मार्ग में माल की क्षति एक ऊपरी व्यय है। अब ये ऊपरी व्यय क्या है? विक्रय का है क्या, या कारखाने का है, या कार्यालय का है, या वितरण का है? तो राइट आंसर यहाँ पर हमारे पास में है वितरण का, क्योंकि माल भेजा जा रहा है तो ये वितरण का है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, यदि कारखाना मैनेजर को लाभ का 10% कमीशन उसका कमीशन काट कर मिलता है, यदि लाभ 2,200 रुपये है तो कमीशन होगा। क्योंकि अब ये सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, तो इसके सॉल्यूशन के लिए मालूम होना चाहिए। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, जितना ये 10% है इसको 100 में प्लस कर लेते हैं, यानी तब ये हो जाएगा 110, और जो अमाउंट है उसको 110 से डिवाइड कर लेंगे, तब जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। इसका जो इस तरह से राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास 200। इसका राइट आंसर 110 से डिवाइड करेंगे, हाँ, तो राइट आंसर जो होगा वो 200 होगा इसका। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? यहाँ पर सही समीकरण की बात पूछी गई है। यहाँ पर जो सही समीकरण है वो सही समीकरण है भी प्रारंभिक स्टॉक प्लस क्रय माइनस अंतिम स्टॉक बराबर विक्रय की लागत। इस तरह से विक्रय की लागत निकल आती है। अगला क्वेश्चन, इस तरह से आप गैस करते रहें, क्वेश्चनों को गैस करते रहें, जिससे बहुत प्रॉफिट आपको होगा। गैस करते रहें, मैं तो बता ही रहा हूँ, आप भी गैस करें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वो सॉरी कंपनी की किस धारा के द्वारा कंपनी के अंतिम लेखे नियंत्रित होते हैं? किस धारा के द्वारा? क्वेश्चन नंबर हमारे पास में ये वाला हम देख रहे हैं, 9वां नहीं 8वां क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा धारा 211। धारा 211 के अधीन अंतिम खाते नियंत्रित होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, मेरे अंदर आदत है कि मैं और सारे ऑप्शनों को पढ़ता हूँ, लेकिन आज मैं सारे ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, आदत चेंज कर रहा हूँ मैं, और काफ़ी लोगों की रिक्वायरमेंट थी ये कि सारे ऑप्शन ना बोले जाएं। तो अंतिम खाते के उद्देश्य से रहतिया का सामान्यतः मूल्यांकन किया जाता है। तो ये तो सभी को मालूम होगा, लागत या बाजार मूल्य दोनों में से जो कम होता है उसी पर किया जाता है। राइट आंसर इसका ए होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है, अगला क्वेश्चन है, किसी ऋण के डूबत हो जाने की दशा में राशि क्रेडिट की जानी चाहिए। जब डूबत ऋण होगा तो राशि जो है हमें वो क्रेडिट करनी है। अब वो क्रेडिट काय में करी जाती है, किस चीज़ में की जाती है? तो वो की जाती है देनदारों के खातों में। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है कि क्षतिपूरक अशुद्धियाँ मिलान को प्रभावित करती हैं। किसके मिलान को प्रभावित करती हैं? भाई क्षतिपूरक अशुद्धियाँ हैं, एक तलपट के मिलान को ही प्रभावित नहीं नहीं, तलपट में
क्षतिपूरक का तो पड़ता ही नहीं है, क्षतिपूरक का तो कोई प्रभाव पड़ता नहीं, क्योंकि एक दूसरे की क्षतिपूर्ति हो जाती है। नहीं, तो इसका राइट आंसर भाई डी होना चाहिए। इसका राइट आंसर ए नहीं होगा। राइट आंसर देख लें इसका, उपर्युक्त में से किसी के भी नहीं। देखो मैंने पहले ही बोला, मेरी आदत में नहीं है कि सारे एकदम, क्योंकि सारे ऑप्शन से ही हमें पता लग पाता। अगर हम यहाँ पर ऑप्शन ना पढ़ें तो यहाँ पर एकदम दिखाए ऐसा लगेगा कि तलपट राइट आंसर है, जबकि वो तलपट राइट आंसर नहीं है। सारे को ऑप्शन पढ़ने के बाद ही पता लगेगा। खैर, कोशिश करते हैं कि सारे को ऑप्शन ना पढ़ने पड़े। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अमूर्त संपत्ति है? अमूर्त संपत्ति की यहाँ पर बात की गई है, तो कौन सी अमूर्त संपत्ति है? यहाँ पर राइट आंसर जो होगा हमारे पास वो पेटेंट होगा। ये हमारी अमूर्त संपत्ति है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, और वो क्वेश्चन है कि कंपनी के स्थिति विवरण में निम्नलिखित मदें किस क्रम में दिखाई जानी चाहिए? तो जो क्रम है, जो दे रखे हैं हमारे पास में, जो मदें हैं वो दिख रही हैं, और इनका ऑप्शन के हिसाब से हमें देखना है। मैं ऑप्शन सीधे सीधे यहाँ पर बता रहा हूँ, और वो ऑप्शन इसका राइट होगा बी। अब बी के हिसाब से हमें देख लेना है कि कौन सा पहले आ रहा है। नहीं, ये तो लगे हुए ही क्रम में यहाँ दिखाए हैं, देख रहे हैं, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, आयकर के अग्रिम भुगतान को दिखाना चाहिए। अब आयकर जो है वो अग्रिम भुगतान को हम दिखाएंगे, वो काय में दिखाएंगे? तो वो राइट आंसर हमारे पास में होगा इसका संपत्ति पक्ष में इसको दिखाया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में व्यवसाय की संपत्ति रुपये 21,315 है तथा दायित्व रुपये जो है वो 4,120 है। तो स्वामी की जो पूंजी होगी वो पूंजी कितनी होनी चाहिए? आप इसको सॉल्व कर करके देखना। राइट आंसर मैं यहाँ बता रहा हूँ, राइट आंसर जो होगा वो हमारा 17,195 रुपये होगा। वो कैसे होगा? माइनस करके इसको निकाल लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, किसी फर्म का विघटन होता है। अब बिना ऑप्शन पढ़े यहाँ पर राइट आंसर देना बिल्कुल ऐसे वो है। तो एक भागीदार को छोड़ सभी भागीदार यानी साझेदार दिवालिया हो जाएं। राइट आंसर इसका डी होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, सॉल्यूशन का क्वेश्चन है ये, क्योंकि नया अनुपात यहाँ पर पूछा जाएगा। तो नया अनुपात निकालने के लिए मैंने आपको हर बार कहता हूँ कि मेरा दूसरा चैनल है, उस पर प्ले लिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं। उसमें पूंजी अनुपात, नया अनुपात सारे उसमें सिखा रखे हैं, प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं। तो इसका फिर भी मैं राइट आंसर आपको बता देता हूँ। राइट आंसर जो इसका होगा वो होगा बी, 4:1। फिर भी चेक करके देख लेना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, ये भी सॉल्यूशन का ही क्वेश्चन है कि साझेदार एक्स ने माह की पहली तारीख को प्रति माह रुपये 3,000 तथा बाई ने इसी प्रकार प्रति माह 5,000 रुपये का आहरण किया 10% वार्षिक की दर से। नियमानुसार ब्याज होगा। वो ब्याज क्या होगा? बिना सॉल्यूशन के नहीं होगा। मैं यहाँ पर फिर भी आपको राइट आंसर है बता रहा हूँ, वो होगा 5,200। चेक करके आप इसको देखना। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, ये भी सॉल्यूशन का है, पार्टनरशिप सही है। यहाँ क्वेश्चन को देख लें, ए और बी 3:1 यानी 3:1 के अनुपात में लाभ बांटते हुए एक फर्म में साझेदार हैं। ये जो है सी को 1/3 भाग लाभ हेतु फर्म में प्रवेश पाता है, या दिला देते हैं इसको प्रवेश। तो नया लाभ हानि विभाजन अनुपात जो है वो क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास में होगा वो राइट आंसर होगा 3:1:2। चेक करके इसको आप देखना, करके देखना। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यही पार्टनर भाई काफ़ी सारे पार्टनरशिप के इसमें दे रखे हैं सेट में, इसमें भी यही है भाई। क्वेश्चन आपके सामने है, तो यहाँ भी आपको वही करके देखना है सॉल्यूशन। राइट आंसर जो इसका आएगा वो आएगा 5:3:2। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किसी समझौते के अभाव में एक साझेदार के दिवालियेपन से उत्पन्न हानि अन्य साझेदारों द्वारा वहन की जाती है। भाई पूंजी अनुपात में बताया गया है इसके लिए। तो राइट आंसर जो इसका होगा, क्वेश्चन क्या है? किसी समझौते का अभाव है, समझौते के अभाव है, किसी समझौते के अभाव में एक साझेदार के दिवालियेपन से उत्पन्न हानि अन्य साझेदारों द्वारा वहन की जाती है। राइट आंसर दिवालियेपन से हानि है, पूंजी अनुपात में होना चाहिए। गार्नर बनाम मर्रे का जो सिद्धांत है उसके अनुसार पूंजी के अनुपात में ही होना चाहिए। समझौते का अभाव है, समझौते का अभाव भाई, यहाँ पर समझौते का अभाव है। यहाँ पर ये बात है यहाँ पर कि समझौता है ही नहीं। जब समझौता है ही नहीं तो फिर लाभ हानि के अनुपात में बांटा जाएगा। लेकिन यहाँ कन्फ्यूजन है, इसका राइट आंसर पूंजी अनुपात भी है।
समझौता ना होने का कारण ही गार्नर बनाम मर्रे हुआ था, गार्नर और मर्रे में हुआ था। लेकिन इसका जो राइट आंसर यहाँ दिया जा रहा है वो सी दिया जा रहा है, लाभ हानि विभाजन के अनुपात में, लेकिन राइट आंसर होना चाहिए उसकी पूंजी के अनुपात में। देखना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को देखेंगे। फिलहाल आप भी देखें इसको, मैं अगले क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, साझेदारी फर्म के विघटन की दशा में संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान का हस्तांतरण किया जाता है। अब ये हस्तांतरण जो किया जाएगा वो काय में किया जाएगा, तो वही सीधी बात है, वसूली खाते में किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, एक फर्म का विघटन हो जाता है, यानी एक फर्म का यहाँ पर विघटन हो जाता है किसी एक साझेदार की मृत्यु हो जाने पर। तो ये क्वेश्चन तो रिपीट है, बस क्या अंतर है इसमें कि साझेदार को वहाँ भागीदार कहा गया था और यहाँ पर साझेदारी कहा गया। राइट आंसर इसका डी होगा कि एक साझेदार को छोड़कर अन्य सभी साझेदारों के दिवालिया हो जाने पर। राइट आंसर जो होगा वो डी है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, और अगला क्वेश्चन है कि एक पार्टनर, यहाँ पर अंग्रेजी में शब्द लिख दिया पार्टनर है, तो एक पार्टनर के रिटायर हो जाने पर परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यन पर लाभों को निम्नलिखित एक के पूंजी लेखा में जमा करना चाहिए। शेष पार्टनर, ये रिटायर होने पर है, तो सी होगा इसका। पुराने सभी जितने भी वो सॉरी सभी साझेदार हैं, रिटायर साझेदार सहित, सी होगा। राइट है, सी ही होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, संविदा के अभाव में, यानी यहाँ पर कोई अनुबंध नहीं है, तो साझेदारों को उनकी पूंजी पर ब्याज भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार जो दी जाएगी वो कितनी दर से दी जाएगी? जब कोई साझेदारी संलेख यानी पार्टनरशिप डीड नहीं है तब। ऐसी स्थिति में, अब ध्यान दौड़ाएं इस पर, पार्टनरशिप डीड नहीं है, और जब नहीं है तो पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है। राइट आंसर इसका डी होना चाहिए, डी ही राइट होगा। 6 को मतलब कर देना, 6 को कर देंगे तो गलत हो जाएगा। 6 ऋण पर जो दिया गया है उस पर ब्याज होता है, यहाँ ऋण की बात नहीं है, यहाँ पूंजी की बात है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन है, अंश आवेदन पर प्राप्त राशि को जब्त आवंटन के समय समायोजित किया जाता है तो क्रेडिट किया जाता है। अंश आवेदन पर प्राप्त राशि को जब्त कर लिया गया, यानी इसको हरण कर लिया गया है, तो हरण करते समय समायोजित किया जाएगा, वो काय में किया जाएगा, यानी काय में क्रेडिट किया जाएगा, वो हमें देखना है। तो राइट आंसर जो इसका होगा, अंश पूंजी खाता तो डेबिट होता है, लेकिन अंश आवंटन खाता है, तो यहाँ पर अंश आवंटन खाता राइट आंसर होगा। अंश आवंटन खाता। मैंने क्वेश्चन को, हाँ हाँ मुझे लग रहा है मैंने यहाँ पर हरण शब्द, जब्त शब्द का भी शायद, क्वेश्चन को दोबारा देख लें क्वेश्चन को। यहाँ अंश आवेदन पर प्राप्त राशि को जब, हाँ मैंने शायद इसको जब्त पढ़ दिया था। अंश आवेदन पर प्राप्त राशि को जब आवंटन के समय समायोजित किया जाता है तो क्रेडिट किया जाता है अंश आवंटन खाता, क्योंकि इसके लिए जो लेखा होगा वो बैंक अकाउंट डी आर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट होगा। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अंश निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम को दिखाया जाता है। जो प्रीमियम प्राप्त होगा, जब प्रीमियम पर निर्गमन किया जा रहा है, इशू किया जा रहा है, तब उसका जो उसको जो दिखाया जाएगा प्रीमियम को, वो कहाँ दिखाया जाएगा? आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, या संपत्ति पक्ष में, लाभ हानि खाते के जमा पक्ष में, या लाभ हानि खाते के नाम में पक्ष में, नाम पक्ष में। तो राइट आंसर जो इसका होगा, ये एक दायित्व हो जाता है, दायित्व पक्ष में। अगला क्वेश्चन हमारे पास हो जाता है, न्यूनतम अंश आवेदन राशि होती है, अब वो कितनी होती है? तो सबको ये मालूम है कि 5% अंकित मूल्य का जो 5% है वो होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, अंशों के प्रकार होते हैं। अब अंशों के प्रकार कितने होते हैं? तो वही 2 प्रकार के होते हैं, पूर्वाधिकार अंश और समता अंश, यानी प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है और वो है, एक कंपनी क्रय कर सकती है स्वयं अपने समता अंशों को, पूर्वाधिकार अंशों को, या ऋण पत्रों को, या फिर इन सभी को? राइट आंसर यहाँ हमारे पास में होगा जो पूर्वाधिकार अंश। एक कंपनी क्रय कर सकती है अपने पूर्वाधिकार अंशों को, लेकिन यहाँ भी क्वेश्चन इसमें कंफ्यूजन है। नहीं नहीं, ये नहीं होगा, ये गलत है। जो आंसर दिया गया है वो बी दिया गया है, पूर्वाधिकार अंश, जो कि गलत है। राइट आंसर जो इसका होगा
वो होगा ऋण पत्रों को। इसको देख लेना, ऋण पत्र ही है राइट आंसर। जो प्रैक्टिस सेट है इसमें जो दिया है वो गलत दे रखा है, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर ऋण पत्रों को होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अंशों के पुनर्निर्गमन पर हुए लाभ को हस्तांतरित किया जाता है। जो अंशों के पुनर्निर्गमन री इश्यू जब किया गया है तो जो लाभ होगा वो हस्तांतरित होगा, काय में होगा वो हमें देखना है। वो होता है जनरल एंट्री यानी पूंजी संचय खाता, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है, एक कंपनी निर्गमित नहीं कर सकती, एक कंपनी निर्गमित नहीं कर सकती है, वो क्या नहीं कर सकती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारे पास है शोधनीय समता अंश। शोधनीय समता अंश। क्योंकि जो कर सकती है वो कौन से हैं, यहाँ पर नेगेटिव पूछा, नहीं कर सकती। शोधनीय अधिमान अंश तो निर्गमित किए जाते हैं, शोधनीय समता अंश नहीं किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, ऋण पत्रों के निर्गमन पर दी गई कटौती दिखाई जानी चाहिए। ऋण पत्रों के निर्गमन पर जो कटौती दी गई है उसको कहाँ दिखाया जाना चाहिए, वो बात यहाँ पर पूछी गई है। और राइट आंसर होगा आर्थिक चिट्ठी के संपत्ति पक्ष में। तो ये संपत्ति पक्ष में ही, संपत्ति पक्ष ऋण पत्रों के निर्गमन पर दी गई कटौती, दी गई कटौती। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आएगा और अगला क्वेश्चन है, अस्पतालों में लागत निर्धारण की कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? अस्पतालों में लागत निर्धारण की कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? तो अस्पताल एक क्या है, गैर व्यापारिक संस्था है। और जब ये गैर व्यापारिक संस्था है तो गैर व्यापारिक संस्था में जो प्रयुक्त होगी परिचालन लागत निर्धारण पद्धति होगी परिचालन, ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, लागत लेखांकन आधारित है। अब लागत लेखांकन जो आधारित है वो किस प्रणाली पर आधारित है वो हमें देखना है। तो वो प्रणाली लागत लेखांकन जो है वो दोहरा लेखा प्रणाली पर ही आधारित है, यानी सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किसका निर्धारण करते समय सामग्री उपयोग की दर सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होती है? आप भी क्वेश्चन के आंसर को गैस करते रहें, बहुत सुविधा होगी आप लोगों के लिए। तो कर निर्धारण करते समय सामग्री उपयोग की दर सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होती है। अधिकतम सीमा, निम्नतम सीमा, पुनः तीनों राइट आंसर हैं। तो इसका राइट आंसर सी जो डी है, डी बन जाएगा कि इनमें सभी। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, किस प्रेरणात्मक मजदूरी प्रणाली के अंतर्गत दो कार्य दरों यानी ऊंची और नीची को निर्धारित किया जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पर है जो टेलर की जो थी भावात्मक प्रणाली, ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, आवधिक लागत से आशय है, आवधिक 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 यानी शाब्दी से संबंध इसका है, आवधिक लागत से आशय है प्राइम लागत, स्थायी लागत, परिवर्तनशील लागत या फिर अर्ध परिवर्तनशील लागत। राइट आंसर जो इसका होगा वो होगा स्थायी लागत से, फिक्स्ड कॉस्ट, एफसी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, आधारभूत लागत बनती है। अब आधारभूत लागत जो बनती है यहाँ पर एक ये सूत्र के रूप में दे रखा है, तो वो कैसे करके बनती है वो हमें देखना है। और वो राइट आंसर हमारा जो होगा, राइट आंसर यहाँ पर ये पहला वाला ही सही है। यहाँ पर राइट आंसर ए होगा, प्रत्यक्ष सामग्री प्लस प्रत्यक्ष श्रम प्लस प्रत्यक्ष व्यय। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है और अगला क्वेश्चन जो है वो है, आर्थिक क्रिया आदेश। आर्थिक जो इकट्ठा दे दिया अगर संधि करके बोलें तो क्या हो जाएगा, क्रय आदेश। तो आर्थिक क्रय आदेश मात्रा का प्रयोग होता है, अब वो कब प्रयोग होता है वो हमें देखना है। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका आर्थिक क्रय आदेश का जो होता है प्रयोग इसका, वो होता है अनुपात विश्लेषण में। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित व्यय समूहों में से कौन व्यवसाय के प्रत्यक्ष व्यय हैं? व्यवसाय के प्रत्यक्ष व्यय यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में यहाँ पर पूछा है। फाइनल अकाउंट पढ़ा होगा, उसको देख करके आप समझ सकते हैं। यहाँ पर पूरा एक गुट दे रखा, समूह दे रखा, वेतन, मजदूरी एवं दुकान किराए नहीं है, क्योंकि यहाँ वेतन शब्द पहले आ गया। लेखन सामग्री, डाक एवं टेलीफोन ये भी नहीं है। मजदूरी, आगत वाहन एवं स्थायी कर। राइट आंसर जो है यहाँ पर वो सी होगा। वही उसको बिना पढ़े ऐसे आंसर दिए नहीं जा सकते हैं। फिर भी अगला क्वेश्चन है, 80 इकाइयों के सामान्य उत्पादन की सामान्य लागत 400 रुपये हो तो
एक इकाई के सामान्य क्षय का मूल्य होगा, सामान्य क्षय का जो मूल्य होगा, तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास होगा वो होगा 5 रुपये इसका होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, बाकी इसको सॉल्व करके देखना। लागत योग ठेका उपयोगी है ठेकेदार के लिए, ठेकादाता के लिए, दोनों के लिए, इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर होगा भाई ये जो लागत योग जो ठेका उपयोगी है, लागत योग जो ठेका पद्धति है, ये ठेकेदार भी के लिए भी है और ठेकादाता के लिए भी। तो इस तरह से राइट आंसर हो जाता है सी, दोनों के लिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है और वो है ठेकों में सोपान धारा निम्नलिखित में किससे संभावित परिवर्तनों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। राइट आंसर इसका होगा सामग्री, श्रम, अन्य व्ययों के मूल्यों के। तो राइट आंसर यहाँ पे यही इसका है, सामग्री, श्रम व अन्य व्ययों के मूल्यों के। अगला क्वेश्चन है आग लगने के कारण सामग्री की क्षति को माना जाता है ऊपरी व्यय, प्रत्यक्ष व्यय, सामान्य व्यय या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा प्रत्यक्ष व्यय। आग लगने के कारण जो सामग्री की क्षति है वो प्रत्यक्ष व्यय मानी जाती है और इसको क्रय में से घटा करके दिखा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है आयकर उन आयकर उन व्यक्तियों पर लगाया जाता है। अब यहाँ पर ऑप्शन अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि कर का तो आप जानते हैं हर वर्ष इसकी जो सीमा है, इसकी जो लिमिट है वो हर वर्ष चेंज हो जाती है। उसको देखते हुए हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सीमा नहीं दे रखी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो जिसकी आय किसी भी गत वर्ष में करमुक्त सीमा से अधिक है। भाई जो करमुक्त है उस पर टैक्स नहीं लगता, जो करमुक्त से अधिक होती है, जैसे अगर 2 लाख थी तो 2 लाख तक कोई टैक्स नहीं, उससे ऊपर है जैसे व्यवस्था रहती है उस हिसाब से लगा दिया जाता है। तो राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। कर निर्धारण वर्ष से तात्पर्य है, कर निर्धारण वर्ष वित्तीय वर्ष है, कैलेंडर वर्ष है, हिसाबी वर्ष है या वित्तीय वर्ष के बाद का वर्ष। राइट आंसर है यहाँ पर, ये बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। वित्तीय वर्ष के बाद का वर्ष यानी कर निर्धारण वर्ष, जिस वर्ष में हम कर निर्धारण कर रहे हैं वो कर निर्धारण वर्ष है। और वो कब किया जाता है, वो मार्च के बाद किया जाता है, अप्रैल में, मार्च के बाद में ही किया जाता है। अब वो मार्च के बाद किया जाता है तो वो पिछले सत्र का किया जाता है, पिछले वर्ष का किया जाता है। तो कर निर्धारण वर्ष जो है वो वित्तीय वर्ष के, जो उसका फाइनेंशियल ईयर होता है उसके बाद का वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आयकर अधिनियम 1961 लागू हुआ था। अब वो कब लागू हुआ था ये हमको देखना है, और ये जो लागू हुआ था इतना ध्यान रख लें कि ये 1 अप्रैल को लागू हुआ था और 1962 में। तो 1 अप्रैल 1962 में ये लागू हुआ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है आयकर अधिनियम के अनुसार व्यक्ति का अर्थ है एक व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार, फर्म या फिर इनमें से कोई भी नहीं। राइट वो इनमें से सभी है, सॉरी, इनमें से कोई नहीं, ये नहीं लिखा है, लिखा है इनमें से सभी। तो ये भी है, ये भी है और ये भी है, सब ये एक व्यक्ति है। तो राइट आंसर सबको मिला करके डी हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है कृषि आय, आयकर अधिनियम की निम्नलिखित धारा के अंतर्गत कर मुक्त है, टैक्स फ्री है। अब ये कौन सी धारा के अधीन टैक्स फ्री है? तो राइट आंसर जो इसका 10 की फर्स्ट होती है ये। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कृषि भूमि के विक्रय से प्राप्त रकम को निम्नलिखित आय की श्रेणी में रखा जाएगा। तो किस श्रेणी में रखा जाएगा ये हमको देखना है। तो इसका जो क्वेश्चन जो आंसर है वो हमारे पास में होगा, क्वेश्चन देख लें एक बार, कृषि भूमि की विक्रय से प्राप्त रकम को निम्नलिखित आय की श्रेणी में रखा जाएगा, कृषि आय में या व्यावसायिक आय में या पूंजीगत आय में या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर जो होगा ये कृषि आय ये भी नहीं है, व्यावसायिक आय ये भी नहीं है, पूंजीगत आय ये भी नहीं है। राइट आंसर इसका होगा फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसे अन्य स्रोतों से आय माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है अमूर्त संपत्तियों पर ह्रास की दर है, अमूर्त संपत्तियों पर ह्रास की दर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका जो राइट आंसर है वो है 25%, 25% अमूर्त संपत्तियों पर ह्रास। अगला क्वेश्चन है हमारे पास
प्रबंधकीय लेखांकन निम्न में से किससे संबंधित है? प्रबंधकीय लेखांकन निम्न में से किससे संबंधित है? राइट आंसर यहाँ पर हमारे पास में है लेखांकन आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। राइट है अगला ऑप्शन। अगर हम ऑप्शन पूरे ना पढ़ें तो आंसर गलत हो जाएगा। लेखांकन आंकड़ों को लिपिबद्ध करना, ये भी ठीक है। लागत आंकड़ों को लिपिबद्ध करना, ये भी ठीक है। इनमें से इसका मतलब राइट होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, आपको निम्नलिखित मदद दी गई है, वो निम्नलिखित मदद यहाँ पर दे दी गई हैं। देनदार, प्राप्य पत्र, विनियोग और अर्जित किंतु अप्राप्य ब्याज। तो तरलता के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था सही है? तरलता का क्रम यहाँ पर पूछा गया है। तो तरलता का जो क्रम होगा हमारे पास में वो होगा, सबसे पहले विनियोग आएगा पहले नंबर पर, दूसरे पर आएगा प्राप्य विपत्र, और तीसरे नंबर पर आएगा अर्जित किंतु अप्राप्त 3, और चौथे नंबर पर आएगा देनदार। ये क्रम हो गया। इस तरह से राइट आंसर सी हमारे पास में होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, प्रबंधकीय लेखांकन है। अब ये क्या है? लेखा बनाना, लेखा का प्रबंध, लेखांकन सूचना का प्रस्तुतिकरण या लेखा का वर्गीकरण। राइट आंसर यहाँ पर है लेखांकन सूचना का प्रस्तुतिकरण। या प्रबंधकीय लेखांकन की बात कही है, कार्य की नहीं, प्रबंधकीय लेखांकन की। अगला क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है, यानी कौन सा कथन जो है वो गलत है? अब बिना पढ़े इसको नहीं देखा जा सकता, मैं देखकर आपको बता देता हूँ। ये है इसका, सबसे पहले हमारे पास में ए दे रखा, व्यापार में प्रयुक्त शुद्ध पूंजी अचल संपत्ति के बराबर होती है। ये ही यहाँ पर गलत है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। अब अगले को ऑप्शन को देखना बेकार है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में जनगणना की जाती है प्रत्येक कितने वर्ष में? गैस कर लो भाई। तो ये प्रत्येक 10 वर्ष में की जाती है। 2011 में हुई, उसके बाद 2021 में प्रस्तावित है। इसका कुछ कार्य हो भी गया, इसका कुछ कार्य हुआ था, शुरुआत हुई थी, लॉकडाउन लग गया, नहीं हो पाई है। अगला है हमारे पास, पीडीएस का पूरा स्वरूप है। पीडीएस, तो पीडीएस का जो पूरा स्वरूप है वो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, भारत में आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया व्यावहारिक रूप से किस वर्ष में आरंभ हुई थी? उदारीकरण की यहाँ पर बात चल रही है, तो उदारीकरण की हुई थी 91 में। राइट आंसर 1991 बी। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना आधारित थी। अब वो किस पर आधारित थी? तो ये थी हेराल्ड डोमर मॉडल पर। इन्होंने इसको दिया था, इसी के आधार पर ये थी पंचवर्षीय पहली योजना। अगला क्वेश्चन है, सूखे के कारण उत्पन्न जोखिम है प्राकृतिक, वित्तीय, सामाजिक या फिर आर्थिक? तो भाई सूखा जो है वो एक प्राकृतिक चीज है, तो ये प्राकृतिक ही हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नैतिक प्रतिवेदन को कहते हैं सामान्य प्रतिवेदन, आवधिक प्रतिवेदन, सामान्य एवं आवधिक प्रतिवेदन दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं? तो राइट आंसर जो होगा इसका ए और बी दोनों है, और ए बी जब दोनों है तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि नियोजन के लिए प्रतिवेदन में निम्नलिखित तथ्य होते हैं। वो तथ्य कौन कौन से होते हैं? भूतकालीन, चालू निष्पादन, या फिर उपर्युक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? राइट आंसर जो है वो भूतकालीन और समकालीन दोनों होते हैं ये। तो राइट आंसर इस तरह से बनता है इसका सी। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, तो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार संचालक मंडल के प्रतिवेदन में कौन कौन सी जानकारी होनी चाहिए? भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की यहाँ बात चल रही है, 56 की बात यहाँ पर नहीं है, 2013 की यहाँ पर बात है। राइट आंसर यहाँ पर है कि कंपनी के व्यापार की स्थिति सही है, विभिन्न कोषों हेतु संचालन मंडल द्वारा ली जाने वाली प्रस्तावित राशि, ये भी सही है। गत रिपोर्ट से लगातार इस वितरित वर्ष की के अंत तक संस्था में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन की इसकी भी। तो राइट आंसर इस तरह से बन जाता है डी। तीनों ही राइट आंसर इसके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, उत्पादन लागत प्रतिवेदन के तथ्य हैं। राइट आंसर जो इसका है वो है हमारे पास में सभी है ये।
सामग्री सारांश, श्रम सारांश, उपरिव्यय सारांश, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्रय पर प्रतिवेदन में समाहित तथ्य हैं। अब वो यहाँ पर कौन से हैं? तो राइट आंसर जो इसका है वो सामग्री की क्रय मात्रा राइट आंसर है। सामग्री के स्टॉक की स्थिति, ये भी राइट है। इस तरह से राइट आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकीय ऋणों की प्राप्ति से क्या अंतर पड़ेगा? पुस्तकीय ऋणों की प्राप्ति से क्या अंतर पड़ेगा? चालू अनुपात बढ़ जाएंगे, या फिर चालू अनुपात घट जाएंगे, या चालू अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं होगा, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। राइट आंसर यहाँ पर होगा चालू अनुपात पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। राइट आंसर नहीं, यही होगा, चालू अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, शीघ्र अनुपात 1.5 अनुपात 1 यानी 1.5 अनुपात 1 है, तथा शीघ्र संपत्तियां 30,000 रुपये हैं, तो शीघ्र दायित्व होंगे। तो अब यहाँ पर दायित्व जो होंगे वो कितने होंगे? तो दायित्व जो यहाँ पर होगा वो होगा 20,000। इसको सॉल्व करके देखना। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, यदि परिचालन कोष ₹42 है और प्लांट तथा मशीन पर हिरास 5,000 है, तो लाभ होगा, यहाँ पर जो लाभ होगा वो हमारे पास होगा 37,000 रुपये। सॉल्व करके देखना है इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, तीव्र अनुपात एक जांच है। तीव्र अनुपात एक जांच है। अब वो जांच कैसी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है तरलता की। ये एक तरलता की जांच है, तीव्र अनुपात वाली। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, लागत मात्रा लाभ विश्लेषण निम्नलिखित में से किस मान्यता पर आधारित नहीं है? नेगेटिव क्वेश्चन को यहाँ पूछा गया है कि आधारित मान्यता पर नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास में है वो होगा, स्टॉक की मात्रा वर्ष में परिवर्तनशील है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, एक फर्म जो नाव का निर्माण करती है कि प्रति माह स्थिर लागत जो है 2,60,000 है, नाव का विक्रय मूल्य 35,000 है प्रति नाव, परिवर्तनशील लागत जो है प्रति नाव रुपये 15,000 है, बोट यार्ड में 20 नावें प्रति माह निर्माण की जा सकती हैं, फर्म का सम विच्छेद उत्पादन होगा। वो कितना होगा वो हमें देखना है। तो वो होगा हमारे पास में 13 नाव। सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, सॉल्व करके देखना अगर कभी किया हो। नहीं किया हो, मैं कोशिश करूंगा कि लाऊं एक वीडियो। अगला क्वेश्चन है, 5 इकाइयों के उत्पादन पर चालू लागत 100 रुपये है, यदि स्थिर लागत 40 है, तो 5 इकाइयों की कुल औसत लागत क्या होगी? तो राइट आंसर जो इसका आएगा वो आएगा 28। और एक चीज़, जो क्वेश्चन नंबर यहाँ दिखाई दे रहे हैं वो छिप गए हैं, तो ये 73 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, सुरक्षा सीमा को बढ़ाया जा सकता है। सुरक्षा सीमा को बढ़ाया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास में होगा वो है स्थायी लागत में कमी करके, बी है विक्रय मूल्य बढ़ा करके, और सी है परिवर्तनशील लागत कम करके। ये सभी सही हैं, तो सही राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, परिवर्तनशील लागत अनुपात 30% है, स्थायी लागत 63,000 रुपये है, तो फिर सम विच्छेद बिंदु क्या होगा? यहाँ जो सम विच्छेद बिंदु होगा वो होगा 90,000 रुपये, यानी कि बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सेवा कर्मचारी कार्य से आशय है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी मैं बताता हूं, कई बार बताई मैंने अभी बात, कि क्वेश्चन को मैं यहाँ पर सॉल्व वाले जो है वो नहीं करके दिखा सकता, स्क्रीन छोटी है इसलिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, सेवा यानी कर्मचारी कार्य से आशय है। अब ये जो आशय है वो काय से है आशय, वो हमें देखना है। संगठन के उन तत्वों से जो सलाह और सेवा प्रदान करते हैं, राइट आंसर है। अगला है, और प्रबंधकीय कार्य के उस अंश से जो एक प्रबंधक आदेश श्रृंखला के बाहर किसी को आवंटित करता है, ये भी राइट है। सी है, उस सलाह से है जो अधिकार कार्य से भिन्न है, ये भी सही है। अगला, तो फिर इसके हिसाब से राइट आंसर जो हो गया वो डी हो गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, संगठन का अधिक्रम सिद्धांत निहितार्थ रूप में यह स्थापित करता है कि, अब हमें आगे देखना है कि आखिर की, तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं। अब उन ऑप्शन में से सही राइट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा वो हमें देखना। तो राइट आंसर में यहाँ पे है हमारे पास सी, प्रबंधक को प्रत्यक्ष रूप से केवल सीमित संख्या में अधीनस्थों का पर्यवेक्षण करना चाहिए। 6 से 8 संख्या दी जाती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यावसायिक संगठन का सिद्धांत नहीं है? नेगेटिव यहाँ पर पूछा गया है। तो
क्या कहा था, व्यावसायिक संगठन का राइट आंसर जो यहाँ पर होगा लाभ का सिद्धांत। लाभ का सिद्धांत व्यावसायिक संगठन का नहीं है, क्योंकि वो कार्यालय की व्यवस्थाएं देखने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक संगठन में उत्तरदायित्व निहित होता है। एक संगठन में उत्तरदायित्व जो है वो निहित होता है, तो वो कैसा निहित होता है, रेखाधिकारी होता है हमारे पास। राइट आंसर रेखाधिकारी संगठन में। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, रेखा और स्टाफ संगठन का प्रमुख लाभ होता है। अब वो प्रमुख लाभ कौन सा होगा, वो प्रमुख लाभ होगा विशेषज्ञ परामर्श, स्पेशलिस्टों का जो है परामर्श। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सहकारी संगठन में सदस्यों को मत देने का अधिकार होता है। अब इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास में है, समान सदस्यों द्वारा पूंजी की राशि के अंशदान को ध्यान दिए बिना। अगला क्वेश्चन हमारे पास आएगा, एक अवयस्क फर्म में साझेदार बन सकता है। फर्म की हानि को बांटने हेतु व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया जा सकता है। फर्म का साझेदार बनाया जा सकता है जब बहुसंख्या में साझेदार सहमत हों। या फिर डी, फर्म के लाभों में हिस्सा लेने के लिए सभी साझेदारों की सहमति से साझेदारी में प्रविष्टि पा सकता है। राइट आंसर जो इसका होगा वो हमारा डी होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण साझेदारी संगठन में विद्यमान नहीं है। राइट आंसर जो इसका होगा वह है अविच्छिन्न उत्तराधिकारी। अगला क्वेश्चन है, वह कथन कि स्वयं की सहायता और प्रत्येक सबके लिए मूलतः संबंधित है, अभी काय से संबंधित है वो हमें देखना है। तो राइट आंसर जो इसका हमारा है सहकारी उपक्रमों में, प्रत्येक सबके लिए यानी सब एक सबके लिए। अगला क्वेश्चन है, एक सहकारी समिति का कौन सा उद्देश्य नहीं है। नेगेटिव आंसर यहाँ पर भी नेगेटिव आंसर ही पूछा जा रहा है और वो आंसर इसका होगा वी, लाभ अर्जित करना। सहकारी समिति का यहाँ पर पूछा गया है, लाभ अर्जित करना यहाँ पर नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, निम्नांकित में से कौन सा सहकारिता का मूल सिद्धांत नहीं है। तो राइट आंसर जो हमारा है यहाँ पर वो है एक अंश एक वोट, सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है कि उपभोक्ता सहकारी भंडार की स्थापना की जाती है। उपभोक्ता सहकारी भंडार, अब उपभोक्ता सहकारी भंडार की जो स्थापना की जाती है वो की जाती है सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, संयुक्त स्कंद वाली कंपनी का पंजीयन कराना ऐच्छिक है या सार्वजनिक कंपनी के लिए अनिवार्य किंतु निजी कंपनी के लिए ऐच्छिक। सी है, अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी के लिए अनिवार्य किंतु गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के लिए ऐच्छिक। या फिर अनिवार्य। तो राइट आंसर जो यहाँ पर है वो है पहले डी होगा अनिवार्य, ये अनिवार्य है। संयुक्त स्कंद कंपनी वाली की यहाँ पर बात है तो ये अनिवार्य होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास होगा, एक सार्वजनिक निगम का अर्थ है, सार्वजनिक निगम वो लोक कंपनी से है, निजी कंपनी से, सरकारी कंपनी से या फिर वैधानिक निगम से। तो यहाँ पर जैसा निगम दे रखा है सार्वजनिक निगम, तो वैधानिक निगम की यहाँ पर बात आ जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय रेल है एक सरकारी कंपनी, विभागीय उपक्रम या लोक निगम या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। राइट आंसर यहाँ पर होगा विभागीय उपक्रम। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, समाशोधन एजेंट की नियुक्ति किसके द्वारा होती है। समाशोधन जहाजी कंपनी द्वारा, सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा या आयातकर्ता द्वारा या निर्यातकर्ता के द्वारा। राइट आंसर है यहाँ पर आयातकर्ता के द्वारा समाशोधन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बहुराष्ट्रीय निगम प्रकृति में है। अब वो किस प्रकृति में है, तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास में है वो होगा ओलिगोपोलिस्टिक के प्रकृति का। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, माल के आयात के लिए निम्नलिखित में से कौन विदेशी विनिमय स्वीकृत करता है। भाई गैस करते रहा करें क्वेश्चनों को। तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास वो होगा
भारतीय रिजर्व बैंक, RBI। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जब कस्टम ड्यूटी माल के भार के अनुसार आरोपित की जाती है तो वह कहलाती है, क्या कहलाती है? कई बार कई प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आया है, ये कहलाता है हमारा विशिष्ट शुल्क। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक निर्यातक जहाजी बिल यानी शिपिंग बिल की निम्नलिखित प्रतियां तैयार करता है, कितनी प्रतियां तैयार करेगा? क्वेश्चन पिछले सेटों में भी ये आ चुका है। तो इसकी जो प्रतियां होती हैं, 2 नहीं होती, 3 होती हैं, 1 नहीं होती, 4 नहीं होती, यानी 3 प्रतियां होती हैं। राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में निर्यात आयात बैंक का मॉडल लिया गया था। भारत में निर्यात आयात बैंक का जो मॉडल लिया गया था वो किससे लिया गया था? तो भाई ये लिया गया था जापान से। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, जहाजी आज्ञा पत्र निर्गमित किया जाता है, जहाजी आज्ञा पत्र जो निर्गमित किया जाता है वो किससे किया जाता है? विदेशी व्यापार विभाग द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विक्टर ब्रूम विक्टर ब्रूम प्रतिपादक थे, वो काय के थे? किस चीज के प्रतिपादक थे? यहीं पे इसका राइट आंसर दिख रहा है, बी, मूल प्रत्याशा विचारधारा के। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अभिप्रेरण के आरोग्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, आरोग्य सिद्धांत का, और काय का? अभिप्रेरण का। तो इसका जो अब किया था वो किया था हर्जबर्ग ने। राइट आंसर हर्जबर्ग बी होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हॉथोर्न प्रयोग का परिणाम बना, वो क्या परिणाम बना था? तो इसका बना था व्यवहारात्मक सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन यानी ये था। अगला क्वेश्चन है, हर्जबर्ग के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से अभिप्रेरणक कारक हैं, अब वो कौन से कारक हैं? तो राइट आंसर जो इसका है वो हमारे पास में होगा उत्तरदायित्व। अगला क्वेश्चन है, मानसिक क्रांति मूलाधार है, मानसिक क्रांति मूलाधार है, तो ये है वैज्ञानिक प्रबंध का। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? अब सही वाला ही मैं यहाँ देख करके बता रहा हूँ, वो है प्रबंधन में व्यवहारवादी दृष्टिकोण का श्रेय फोर्ड फाउंडेशन को है। राइट आंसर जो होगा यहाँ पर हमारा डी दिया गया है, राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रसिद्ध पुस्तक सामान्य एवं औद्योगिक प्रबंधन किसके द्वारा लिखी गई है? तो राइट आंसर ये हेनरी फोर्ड ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, नियोजन में सम्मिलित है, अब नियोजन में क्या सम्मिलित है? तो राइट आंसर हमारे पास में है यहाँ पर उद्देश्य, नीति, व्यूह रचना। राइट आंसर इसके हिसाब से डी हो गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, रणनीति पद मुख्यतः संबद्ध है, रणनीति जो पद है वो संबद्ध है, वो किससे संबंधित है? यानी नियोजन से। ए राइट आंसर इसका होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बजटिंग का मुख्यतः अंग है, बजटिंग का जो मुख्यतः अंग है वो कौन सा है? तो वो राइट आंसर इसका है ए, नियोजन। अगला क्वेश्चन है, आव्यूह संगठन है, अब आव्यूह संगठन है वो क्या है? इसका राइट आंसर है सी, वह जिसमें किसी परियोजना का भार परियोजना प्रबंधक को सौंप दिया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, औपचारिक संगठन वह है, औपचारिक संगठन वह है जहां प्रत्येक स्तर पर व्यवस्थित उत्तरदायित्व, सत्ता तथा उत्तरदायिता को स्पष्टता परिभाषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संचार का माध्यम नहीं है? यहाँ संचार की बात कही गई है, तो जो विश्वास है वो संचार का माध्यम नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अशाब्दिक संप्रेषण का माध्यम, अशाब्दिक, तो अशाब्दिक का जो है वो है देहिक भाषा, जिसमें शब्दों का यूज नहीं हो रहा है, ये सांकेतिक है। पार्श्व भाषा, संकेत भाषा, उपरोक्त सभी। राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्राफ में उपभोक्ता की बचत का क्षेत्र होता है, तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास वो होगा ए, मांग वक्र के नीचे तथा मूल्य रेखा के
ऊपर। अगला क्वेश्चन है, व्युत्पन्न मांग का अर्थ है, व्युत्पन्न मांग का अर्थ है, उसका जो राइट आंसर है, एक उत्पादन के साधन की मांग, यानी कि डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जब मांग का नियम क्रियाशील होता है तब मांग वक्र नीचे की ओर गिरता वक्र होता है। क्रियाशील की बात है, मांग का जो वक्र है फिर वो नीचे की ओर गिरता हुआ दिखेगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मक है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मक है। तो राइट आंसर जो इसका है वो है, राम का वजन 80 किलोग्राम है, जबकि श्याम और मोहन का क्रमशः 85 एवं 65 ग्राम है, 65 किलोग्राम सॉरी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नहीं क्वेश्चन को जरा देखें 15 को क्या कह रहा है, इसमें तो कूट निकल आया है। हाँ ABC के नहीं है यहाँ पर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हैं, तो इसका मतलब आगे कूटनीति वो दे ही रखी है, उसके हिसाब से हमें आंसर को देखना होगा, और उसके हिसाब से जो हमारा आंसर होगा वो होगा, हमें वहाँ पर टिक नहीं यहाँ पर टिक करना होगा, ए यहाँ पर राइट होगा, फर्स्ट वाला है, वही फर्स्ट वाला ही, क्योंकि सम्मक के हिसाब से यही दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा समीकरण सही है। यहाँ पर सही समीकरण की बात कही गई है, तो सही समीकरण जो है यहाँ पर कीमत प्रभाव बराबर आय प्रभाव और प्लस प्रतिस्थापन प्रभाव, पिछले प्रैक्टिस सेट में भी था, और ये बता चुका हूँ मैं कि जितना क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट होगा उतना ज़्यादा अच्छा। समय अवधि जितनी दीर्घ होगी, पूर्ति की लोच जो होगी वो किस हिसाब से होगी, वो हमें यहाँ पर देखना। तो राइट आंसर होगा, अधिक लोचदार होगी। समय अवधि जितनी दीर्घ होगी तो ये अधिक लोचदार होगी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सीमांत लागत रेखा औसत लागत वक्र को काटती है। अब वो किस वक्र पर काटेगी वो हमें देखना है, तो वो काटेगी नीचे की ओर से निम्न बिंदु पर वक्र बनाएंगे तभी दिखेगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 19, प्रतीप गमन रेखाएं एक दूसरे को काट दी हैं। प्रतीप गमन रेखाओं की यहाँ बात चल रही है, तो किस बिंदु पर ये काटेगी वो हमें देखना है, ये काटेगी x और y पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, काल श्रेणी में सम्मक प्रस्तुत किए जाते हैं। अब काल श्रेणी में जो सम्मक प्रस्तुत किए जाते हैं वो प्रस्तुत किए जाते हैं मूल्यों के आधार पर, समय के आधार पर, तो दोनों ही राइट आंसर है, मूल्य के आधार पर, समय के आधार पर, इस हिसाब से राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कीमत सूचकांक निकालने में आधार की कीमत को माना जाता है। तो आधार की कीमत को, वही सीधी सी बात है, ज़्यादातर आप इससे ही देख सकते हैं, कभी भी मानने की बात आती है तो 100 ही माना जाता है, उसी से निकलता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बहुत अधिक विश्वसनीय सर्वेक्षण परिणामों के लिए हमें प्रयोग करना चाहिए। अब वो क्या विश्वसनीय की यहाँ पर बात चल रही है, तो इसके लिए हमें प्रयोग करना चाहिए संगणना विधि, यानी ए। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, अच्छी प्रश्नावली का गुण है, तो उचित क्रम, उचित स्थान, छोटे, राइट आंसर इसका है उचित क्रम, उचित स्थान और छोटे एवं स्पष्ट प्रश्न, तो राइट आंसर इसका होगा डी। अगला क्वेश्चन है, रेखाचित्र द्वारा किस श्रेणी को प्रस्तुत करना अधिक उपयुक्त है या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास है वो है खंडित श्रेणी का। अगला क्वेश्चन हमारे पास और लास्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस द्वारा प्राप्त सम्मक हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस द्वारा प्राप्त सम्मक हैं, तो ये हैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस द्वारा प्राप्त सम्मक, ये भाई द्वितीय सम्मक है, क्योंकि हम खुद नहीं कर रहे हैं, कोई और इसको एकत्र कर रहा है, तो द्वितीयक सम्मक हो गए, ये हो गए लास्ट क्वेश्चन हो गए, 125 क्वेश्चन हो गए। देखते हैं भाई इसमें कितना समय आज लगा है। वैसे हर वीडियो जब चारों ऑप्शन पढ़े जाते थे तो